जय हिंद बच्चों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के मेटल और नॉन मेटल से एग्जाम में पूछे जाने वाले वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलते हैं और कई प्रैक्टिस शीट में ये सेम क्वेश्चन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आपको समय से मिलती रहे। ठीक है, तो बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है धातु क्या है। प्रश्न दिया है धातु क्या है। उत्तर देखेंगे बच्चों। जो भी प्रश्नों का उत्तर लाए हैं वो बिल्कुल सटीक और सिंपल लैंग्वेज में है, इसलिए आप लोग एकदम इसी तरह से इसे याद कीजिएगा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा? आयरन, या फिर से दर्शाते हैं कॉपर जिसको Cu से दर्शाते हैं, एल्युमिनियम जिसको Al से दर्शाते हैं। धातुओं के प्रमुख गुण, इसके बारे में देखेंगे। धातु के प्रमुख गुण आपको लिखना पड़ेगा। देखिए धातु क्या है, पहले धातु लिख देंगे, उसके बाद उदाहरण क्या है और धातु के प्रमुख गुण क्या हो जाएगा। धातु में चमकदार होती हैं, ठीक है, ऊष्मा व विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ठीक है, और अधातुवर्धनीय और तन्य होते हैं। अधातुवर्धनीय और तन्य होते हैं, ठीक है, यानी कि इसको पीटने पर भंगुर नहीं होते हैं। आशा है सिंपल लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। और रिपीट कर देगा इस क्वेश्चन को, चलिए रिपीट कर देते हैं। धातु क्या है? प्रश्न पूछ रहा है धातु क्या है। उत्तर देंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उत्तर है इसका। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कि आयरन धातु है, कॉपर धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। देखिए धातु में क्या गुण पाए जाते हैं? धातुएं चमकदार होती हैं, धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, धातु अधातुवर्धनीय होती हैं और तन्य भी होती हैं। आशा है आप लोग समझ में गए होंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधातु क्या है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के जो जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए ही लाए हैं, ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अधातु या नॉन मेटल क्या होते हैं? इसका उत्तर देंगे हम लोग वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, ठीक है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। इतना सिंपल लैंग्वेज में आ गया ना। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे क्या क्या हो जाएगा इसका अधातु का। ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, ठीक है। धातु अधातु के क्या गुण होंगे? धातु गुण देखे ना, अधातु के क्या गुण होंगे? ये भंगुर होते हैं, ठीक है, यानी कि इसे पीटेंगे तो ये चूर चूर हो जाएंगे। विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अपवाद ग्रेफाइट अपवाद होता है, ठीक है। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से हो जाती है, ठीक है। बिना चमक के गैस या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। चमक भी नहीं होती है और ये गैस और ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धातु और अधातु में अंतर लिखिए। बोर्ड एग्जाम में पूछता है धातु और अधातु में अंतर बताइए, तो आप लोग लिखेंगे इस तरह का। एक और धातु लिख देंगे और बीच में डैश करके चिन्ह काट देंगे। एक और लिख देंगे धातु और दूसरी लिख देंगे अधातु, ठीक है। आप लोग देखिए कोई भी अंतर लिखा है एग्जाम में, अगर कोई भी अंतर आ रहा है तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह पार्टीशन करके लिखे हम, धातु अलग रहेगा अधातु अलग रहेगा, इसी तरह कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को अंतर में इसी तरह दिखे लिख कर देंगे तभी वो नंबर देगा, वरना सही भी रहेगा तो नंबर नहीं देगा। इसी तरह आप लोग लिखिएगा। कहा जाए इलेक्ट्रॉन खोती हैं, धातु इलेक्ट्रॉन खोती हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। धातु क्या होती है? अच्छे चालक होते हैं, सिंपल लैंग्वेज है। अधातु क्या होती है? कुचालक होती हैं। भी आसानी से याद हो जाएगा आपको। धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं बिना चमक की होती हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल है, एकदम आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा ला दिए कि आप लोग याद नहीं कर, आसानी से याद कर सकते हैं। धातु का अधिक तन्य व अधातुवर्धनीय होती है, जबकि अधातु क्या होती है? भंगुर होती हैं। आगे बढ़े, समझ में आ गया। तो अगर अंतर आएगा तो आप लोग इसी तरह पार्टीशन करके लिखेंगे, फुल नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयस्क यानी और क्या है? अयस्क क्या है ये देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अयस्क पूछेगा, धातु पूछेगा, अधातु पूछेगा, धातु अधातु में अंतर पूछ देगा, ये एग्जाम में पूछते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आगे क्वेश्चन तो और इंपॉर्टेंट है, जो पीछे क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अयस्क क्या होता है? उत्तर देंगे इसका। वे खनिज जिनमें धातुओं को आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। फिर समझिए, वे खनिज जिनसे जिनसे धातुओं को आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे। ब्यूटाइट, ब्यूक्साइट, बाक्साइट है, ब्यूक्साइट नहीं लिखा है, बाक्साइट है, ठीक है।
बॉक्साइट से निकलता है किससे? एल्युमिनियम से निकल जाता है। और हेमाटाइट, हेमाटाइट से क्या निकलता है? आयरन, यानी कि हेमाटाइट एक अयस्क है जिससे आयरन निकल जाता है। आशा समझ में आ गया होगा। रिपीट करते हैं, चलिए ठीक है। अयस्क क्या होता है, ये पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोग क्या लिखेंगे? वे खनिज जिनसे धातु को आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जा सकता है और हेमाटाइट से आयरन निकाला जा सकता है। आगे आगे बढ़ते हैं। धातु का निष्कर्षण कैसे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 नंबर में पूछता है, ठीक है बच्चों। तो इसको खासकर आप लोग याद कर लीजिएगा और इसे हाईलाइट भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी में इसको डाल दीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी में डाल दीजिएगा, ठीक है। धातु का निष्कर्षण कैसे होता है? उत्तर देखेंगे इसका। उत्तर क्या रहेगा? धातु का निष्कर्षण उनकी अभिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी पर निर्भर करता है। समझ में आ गया? धातु का निष्कर्षण उनकी अभिक्रियाशीलता यानी कि रिएक्टिविटी पर निर्भर करता है। पहला देखेंगे, इसी तरह आपको लिखना है सिंपल, एकदम पहला दूसरा तीसरा डालकर, ठीक है। पूरा नंबर पाना है तो इसी तरह लिखना पड़ेगा और सिंपल एकदम बिल्कुल। पहला क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रियाशील धातु क्या कौन कौन सी होती है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटन विधि, ठीक है। अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन कौन सी होती है? सोडियम हो गया, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ और विद्युत अपघटन विधि यानी विद्युत अपघटन विधि से इनको निकाला जा सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा? मध्यम क्रियाशील धातुएं कौन कौन होती है? आयरन होती है, जिंक होती है। इसको किसी विधि से निकालते हैं? अपचयन विधि के साथ, अपचयन विधि के साथ, ठीक है। अपचयन विधि निकालेंगे लेकिन कार्बन के साथ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अपचयन विधि में कार्बन का यूज करके उसको निकालेंगे, ठीक है। पहला विद्युत अपघटन विधि से अलग करते हैं, दूसरा अपचयन विधि से, और तीसरा देखेंगे कम क्रियाशील धातुएं जैसे कि AgUI यानी कि सोना और चांदी को स्वतंत्र और शोषण द्वारा निकाला जा सकता है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से और अलग किया जा सकता है इनको। आसानी समझ गए आप लोग? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु का संक्षारण क्या है? कोरेजन क्या होता है? कोरेजन क्या होता है? धातु का संक्षारण क्या होता है? देखिए संक्षारण तो हर बार पूछा एग्जाम में, हर बार एग्जाम में संक्षारण पूछा। धातु का संक्षारण लिखिए आप लोग, हर बार एग्जाम में पूछा था। इसको आसानी से एकदम बिल्कुल याद करके जाइएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। धातु का वातावरण की गैसों यानी कि ऑक्सीजन और H2O से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में है ना, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। धातु का वातावरण की गैसों यानी कि ऑक्सीजन और जल से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल और भोजपुरी लैंग्वेज में है कि यानी कि ऑक्सीजन और जल से धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा तो संक्षारण हो जाएगा। उदाहरण क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना। संक्षारण का उदाहरण क्या होता है? लोहे पर जंग लगना। इसका इक्वेशन लिख देंगे तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। अगर आप इस डिफिनीशन में इक्वेशन लिख दिए, उदाहरण तो लिखना पड़ेगा आपको, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा कि क्या होता है संक्षारण। संक्षारण में उदाहरण क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना। और आप लोग इक्वेशन लिख दिए तो आपको बल्ले बल्ले यानी पूरा फुल नंबर मिलेगा आप लोग को। Fe+O2+H2O यानी कि रस्ट हो जाएगा। जब आयरन के साथ जल और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो रस्ट यानी कि संक्षारण क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आगे बढ़े, अगला बढ़ते हैं। संक्षारण रोकने के तरीके लिखिए। संक्षारण रोकने के तरीके लिखिए। कुछ भी नहीं लिखना है। देखिए अगर आपको मेन पॉइंट पता रहेगा ना तो आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम में। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं कुछ भी लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलता है, लेकिन हाँ अगर उसमें आपने कुछ पॉइंट ऐसे लिख दिए हैं कि नंबर देना पड़े एग्जामिनर को, आपने कुछ ऐसे पॉइंट लिख दिए हैं कि नंबर उसको देना पड़े। संक्षारण रोकने के तरीके लिखिए। आप कुछ भी लिखने से क्या नंबर मिलेगा? आप लिखिए गैल्वेनाइजेशन हो सकता है या तो पेंट करके कर सकते हैं। और अच्छा, संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं? संक्षारण को रोकना है तो हम लोग गैल्वेनाइजेशन कर दें, गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा यानी कि कम क्रियाशील धातुओं पर अधिक क्रियाशील धातुओं की पर चढ़ाकर। दूसरा क्या होता है? या तो पेंट कर दें या तेल या ग्रीस लगाना। बहुत सी लोहे की वस्तु देखे होंगे आप लोग, तेल या ग्रीस लगा दिया जाता है ताकि वह संक्षारण न हो पावे। मिश्र धातु बनाना, ठीक है, मिश्र धातु बनाना, स्टेनलेस स्टील का निर्माण करना जिससे स्टेनलेस स्टील में संक्षारण नहीं होता है, ठीक है। बहुत होता है, मतलब ऐसा नहीं एकदम 100% नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है। और धातु की तुलना में स्टेनलेस स्टील में संक्षारण बहुत कम होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु एलॉय क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है ना बच्चों, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। मिश्र धातु क्या होता है? एलॉय क्या होती है? इसका उत्तर देखें क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो या अधिक धातुओं अथवा धातु प्लस अधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं।
दो या अधिक धातुओं या धातु प्लस धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या देखेंगे हम लोग, ब्रास का जो ब्रास क्या हो जाएगा, ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ठीक है। ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से मिलकर। ब्रोंज किससे मिलकर बनता है, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, ठीक है। आप लोग उदाहरण लिखेंगे ना बच्चों, आप सब धीरे धीरे समझिए, उदाहरण लिखेंगे तभी फुल मार्क मिलेगा। लिखने को तो सब कुछ ना लिखते हैं, लिखने के लिए तो सब बच्चे कुछ ना कुछ लिखते हैं, लेकिन वहीं पर कोई बच्चे अधिक नंबर पा जाते हैं। कोई आपने भी मिश्र धातु लिखा, बगल वाला भी मिश्र धातु लिखा, लेकिन बगल वाले ने उदाहरण एक दो दे दिया तो उसका नंबर और बढ़ जाएगा, और आपने उदाहरण नहीं दिया तो आपका नंबर घट जाएगा। जबकि आपको पता है कि आपने मिश्र धातु लिखा था, तो उदाहरण जरूर याद कीजिएगा आप लोग। उदाहरण क्या हो जाएगा, ब्रास किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से। ब्रोंज किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन से। और स्टील किससे मिलकर बनता है, आयरन और कार्बन से, ठीक है। और आशा यह कोशिश कीजिएगा कि कुछ एग्जाम में पेपर में कुछ पॉइंट को इंग्लिश में लिखेगा आप लोग। जैसे कि मिश्र धातु को एलॉय भी कहा जाता है, एलॉय को ही मिश्र धातु कहते हैं। तो एलॉय जब हेडिंग लिखिएगा ना, तो इसमें ना मिश्र धातु ब्रैकेट के अंदर एलॉय लिख दीजिएगा, इसलिए हम लोग इसको लिख कर लाए हैं। क्वेश्चन में जो एलॉय लिख के लाए हैं, अगर इस तरह लिखेंगे तो एग्जामिनर का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा, आप पेपर की ओर, और अच्छे नंबर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, ये बताइए, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। इसका उत्तर देखिए, ये एकदम दो लाइन का उत्तर है, क्योंकि सोडियम हवा और पानी से तीव्र अभिक्रिया करता है। क्योंकि सोडियम हवा और पानी से तीव्र अभिक्रिया करता है, जिससे आग लग सकती है। सोडियम क्या होता है, सोडियम हवा और पानी से तीव्र तीव्र यानी बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, जिससे आग लग सकती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। आशा समझ में आ गया होगा। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखिए, आयनिक यौगिक यानी आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये जो 30% सिलेबस हटा था ना, उसी में था आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी है बच्चों। धातु और अधातु के बीच, इसको समझिए, धातु और धातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। फिर से रिपीट कर दें, चल देखिए, धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे उच्च गलनांक, पानी में घुलनशील, विद्युत चालक और पिघली अवस्था में। समझ आ गया, इसमें थोड़ा एक में हो गया था। देखिए गुण क्या हो जाएगा, उच्च गलनांक होगा इसका, पानी में घुलनशील होगा, विद्युत का चालक करेगा, और भी पिघलित अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं करेगा, आयनिक यौगिक कहलाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु के उपयोग लिखिए, हाँ देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, धातु के कौन कौन से उपयोग है, एक नंबर में पूछ सकता है। धातु के क्या क्या उपयोग है, आयरन का उपयोग कहाँ पर होता है, मशीन और पुल में, ठीक है। कॉपर का उपयोग कहाँ पर होता है, बिजली के तार बनाने में होता है। एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ पर होता है, बर्तन और विमान में होता है, ठीक है। समझ में आ गया। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधातु के उपयोग लिखिए। एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोग आसानी से याद भी कर सकते हैं इसको। अधातु का उपयोग क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ पर होता है, श्वसन, ऑक्सीजन है ना अधातु। नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ पर होता है, उर्वरक के रूप में होता है। कार्बन का उपयोग कहाँ पर होता है, ईंधन और ग्रेफाइट, कार्बन का उपयोग कहाँ पर होता है, ईंधन और ग्रेफाइट के रूप में, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आज का वीडियो यहीं तक था, और ये थे मेटल और नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वीडियो से कम एक या दो क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे बच्चों, एक या दो क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में न्यूमेरिकल नहीं लाया है, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट एक ही वीडियो में जितने भी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल होंगे और जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल होंगे, अलग अलग वीडियो लाकर आप लोग को सिखा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो भी थ्योरी पार्ट है, आप लोग उसको आसानी से लिख कर याद करके तैयारी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। जय हिंद, जय भारत।